हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जॉइन स्टडी पर। आज का टॉपिक मैं लेकर आया हूं जो 10th क्लास का गणित है, एनसीईआरटी वाला, यूपी बोर्ड वाला गणित है। उसी में आज मैं बहुपद टॉपिक लेकर आया हूं कि आज हम करने वाले हैं बहुपद, पोलिनोमियल। क्या करने वाले हैं? बहुपद। तो बहुपद को पूरा कंप्लीट करेंगे, एकदम बेसिक से सीखेंगे कि बहुपद क्या होता है। सभी बच्चों को एकदम बेसिक से समझाएंगे, ध्यान से समझना है और वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है, ताकि एकदम बेसिक से समझ आ जाए कि बहुपद क्या होता है। बहुपद के जो भी सवाल होते हैं एग्जामों में 2 या 3 सवाल आते हैं बहुपद के, जो बोर्ड 10th क्लास की बोर्ड की क्लास होती है, बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, उनमें 2 या 3 सवाल आते ही हैं। और 2 या 3 सवाल वो कैसे आते हैं उस तरीके से हम सारा डिस्कस करेंगे। एक एक सवाल को करके एग्जाम्पल सहित गणित में से प्रत्येक सवाल को हल करेंगे और एकदम बेसिक से समझेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको पता लगेगा कि यहाँ कैसे हाई स्कूल के मैथ के बहुपद को सोल्व किया जाता है, कैसे उसको आसानी से हल कर लिया जाता है और आसानी से समझा जाता है। तो बने रहिए प्यारे बच्चों हमारे साथ, अंत तक देखिए और इसी तरह से प्रत्येक वीडियो को में बने रहिए। चलिए आज स्टार्ट करते हैं बहुपद। तो आज का जैसे कि सबसे पहले है कि बहुपद किसे कहते हैं, कि बहुपद क्या है। तो अगर बहुपद की बात करें हम कि बहुपद क्या है, तो बहुपद जो होता है ये एक एक पद से अलग अलग मिलकर बना होता है। जैसे कि अगर मैं लिखूं, मैंने लिखा x या 2x या 1 या 2x स्क्वायर या 3a 2b 4c 2x + 1 या ab या xy, इस तरीके से ये मैंने लिखे हुए अलग अलग पद। तो ये इसमें अपने आप में स्वयं एक अलग पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक पद कहलाएगा। जैसे एक शब्द मिलकर बनाता है, जैसे कि माना बहुपद बना हुआ है, ये क्या है? बहुपद बना हुआ है। तो बहुपद जो बना हुआ है ब है, ब अलग वर्ड है। पूर्ण रूप से अगर लिखें तो है अलग वर्ड है, इसमें पे अलग है और द अलग है। ये अलग अलग वर्डों से मिलकर बना है। तो जैसे इसे क्या कहेंगे, एक एक अक्षर मिलकर, अलग अलग अक्षर मिलकर बहुपद बना हुआ है। वैसे ही क्या है, यहाँ से ये अपने आप में स्वयं में एक एक जो स्थान पर अलग अलग लिखा हुआ है, ये क्या है? पद है। अपने आप में एक पद कहलाता है। सवाल में जो अलग अलग पदों से जुड़कर बना होता है, तो ये अपने आप में क्या है? एक अलग पद है। यदि हम इन्हें एक जगह कर लें, एक से अधिक पद लिख लिए जाएं, जैसे कि मैंने लिखा 2x + 1, तो इस टाइम जो है ये 2x + 1, तो यहाँ से एक पद ये है और एक पद ये है। यहाँ कितने पद हो गए? 2 पद हो गए। यहाँ से कितने पद हुए? 2 पद। क्या हो सकता है? 2x स्क्वायर + 2 इस तरह से, या 2a + 2 इस तरह से, या 3b + 1 इस तरह से। तो ये अपने आप में एक एक पद से मिलकर जुड़े हुए हैं, एक एक पद से मिलकर जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से यहाँ कितने? 2 पद हैं, यहाँ 2 पद हैं, यहाँ भी कितने हैं? 2 पद हैं। इसी तरह से क्या है, अगर इसको और बढ़ा लिया जाए तो 2x स्क्वायर + 3x + 1 इस तरह से लिख दूँ मैं, तो यहाँ कितने पद हो गए? 3 पद हो गए। ऐसे ही 4a + 2b + 3, यहाँ से कितने पद हो गए? 3 पद हो गए। तो यहाँ कितने? 3 पद हैं। यहाँ कितने हैं? एक 2 पद हैं और यहाँ कितना है? सिंगल एक पद है। तो जब एक पद है तो एक पद ये कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक पद ये कहलाएगा। जहाँ 2 पद है तो क्या कहलाएगा? ये 2 पद ये कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 2 पद ये कहलाएगा। जहाँ 3 पद है तो ये क्या कहलाएगा? त्रिपदीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? त्रिपदीय कहलाएगा। ये त्रिपदीय कहलाएगा। तो एक पदीय, 2 पदीय और 3 पदीय। तो एक पद बहुपद, 2 पद बहुपद, 3 पद बहुपद। यानी कि बहुत से पदों को मिलाकर जो पद बन जाते हैं, बहुत से पदों को मिलाकर जो समीकरण बन जाता है, जो सवाल बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। एक से अधिक जब बहुपद पद मिल जाते हैं तो वो क्या होता है? बहुपद हो जाता है। बहुत से पद मिलकर बहुपद बना लेते हैं, तो इन्हें ही हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। चाहे वो एक पद में हो, 2 पद में हो या 3 पद में हो, या आगे भी और भी अधिक से 3 से अधिक पदों में भी हो सकता है। इन्हें हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम?
बहुपद कहते हैं। लेकिन अब यहाँ से है कि बहुपद किस तरह से कौन कौन से भी हो सकते हैं। जैसे मैंने लिखा केवल x प्लस 2x, ये लिखा इस तरह से, या मैंने लिख दिया कि 1/2x 3x² 2। तो ये क्या है, परिमेय के रूप में है, ये कहलाती है परिमेय संख्या। तो ये परिमेय बहुपद हुआ। क्या हुआ, ये परिमेय बहुपद हुआ। साधारण सा लिखा हुआ है ऐसे कि 2x² प्लस 3x प्लस 1, तो ये 3 घात, ये त्रिपदीय बहुपद हो गया। तो लेकिन जो साधारण बहुपद है, और ये भी क्या है, साधारण बहुपद है। यहाँ क्या है, परिमेय बहुपद है। तो एक पदीय परिमेय बहुपद, क्योंकि एक एक पद में लिखा हुआ है। यदि मैं इसको इस तरह से कर दूं कि प्लस जैसे, तो क्या हो जाएगा, ये 2 पदीय बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 2 पदीय परिमेय बहुपद हो जाएगा। तो ये बहुपद परिमेय में भी हो सकता है, परिमेय संख्याओं में, यानी कि भिन्न के रूप में भी बहुपद हो सकता है, और साधारण रूप में भी, मानक रूप में भी बहुपद हो सकता है। तो इन रूपों में बहुपद को हम आगे देखेंगे, सवालों में जो हमें मिलेंगे, कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे, और प्रश्नावली के सवालों में इस तरह के बहुपद हमें मिलेंगे। लेकिन इनमें सवालों में मैंने घात लिखी है। तो अब बहुपद के जो प्रकार हैं, इसके प्रकार की बात करें तो बहुपद के प्रकार, पहला प्रकार होता है एक घात बहुपद। एक घात बहुपद, तो इसे हम पहले इसलिए सीख रहे हैं बेसिक में, ताकि जब हम सवाल करेंगे आगे बहुपद वाले, तो उसमें जो बड़ी समीकरण आएंगी तो उसके बारे में हमें पहले से ही बेस पता होगा, तो आसानी से उसको हल करने में हमें दिक्कत नहीं होगी, उसको आसानी से हम हल कर लेंगे। पहले उनको जान लेते हैं कि वो होते क्या है, क्योंकि बेस पता होना बहुत ज़रूरी है। तो एक घात बहुपद का मतलब है, जैसे कि मैंने लिखा 2x प्लस 1, एक घात बहुपद की 2x प्लस 1, क्योंकि इसमें क्या है, एक ही घात है। जब कोई संख्या है, उस संख्या के साथ कोई घात नहीं होती, तो उसकी घात क्या मानिए, तो 0। अब यहाँ से एक चर पर लिखा हुआ है, क्योंकि जो ABCD के अक्षर होते हैं, ABC सब Z तक, ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे चर कहलाते हैं। और जो संख्या हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम अचर कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, 1 2 3 ये डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, हमारे अचर हैं। ये सब क्या है, अचर हैं। तो यहाँ से चर लिखा हुआ है, तो चर की जो घात है वो क्या है, केवल एक घात है, क्योंकि संख्या पर इस पर जो लिखी होती है घात अपने आप में स्वयं अकेला है। यदि एक से ये x है, अकेला है, एक से x से अधिक होगा तो यहाँ घात लिखी होगी, यहाँ घात उस पर संख्या लिखी होगी घात की कि कितनी है। तो यहाँ 2 घात है, यहाँ 1, इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या है, यहाँ 1 घात है। तो इसलिए ये क्या है, एक घात बहुपद है। या लिख दें हम कि 2b प्लस 3, तो ये भी क्या है, एक घात बहुपद है। तो इस तरह के जितने भी बहुपद मिलेंगे, हम क्या मिलेंगे, एक घात बहुपद मिलेंगे। या इस तरह से आ जाए 1/2x प्लस 2/3, तो ये भी क्या है, एक घात बहुपद हुआ। ये भी क्या है, एक घात बहुपद हुआ। इस तरह से नहीं तो और भी हो सकता है कि x/2 प्लस 3/5, तो ये भी क्या है, अपने आप में एक घात बहुपद ही है, क्योंकि इसमें अधिक से अधिक इसको हल करेंगे तो एक ही चर की घात कितनी है, x की घात कितनी है, 1 है। हम बहुपद की जो पहचान करेंगे उसमें बहुपद में चर का होना ज़रूरी है। यदि चर नहीं होगा तो वह बहुपद नहीं बनेगा। जब उसमें कोई चर होगा तभी वो क्या कहलाएगा, एक बहुपद कहलाएगा। ये बात खास कर ध्यान रखना है कि बहुपद तभी होगा जब उसमें कोई चर होगा। दूसरा बहुपद देखें तो यहाँ से होगा 2 घात बहुपद। कितना होगा, 2 घात का बहुपद, ये कहलाएगा 2 घात बहुपद। अब 2 घात बहुपद कैसे, जैसे मैं लिख दूँ कि 2x² प्लस 3x प्लस 1, 2x² प्लस 3x प्लस 1। तो यहाँ से अधिक जो घात है वो कितनी, 2 है। यहाँ अधिक से अधिक घात कितनी, 1 है। यहाँ अधिक से अधिक घात कितनी, 1 है। यहाँ अधिक से अधिक घात कितनी, 1 है। तो जहाँ सवाल में, समीकरण में, इस तरह के सवालों में जहाँ अधिक से अधिक घात कितनी होगी, 2 होगी, वो बहुपद क्या कहलाएगा, 2 घात बहुपद कहलाएगा। बहुपद इसलिए कह रहे हैं कि 1 पद, 2 पद और 3 पद बहुत से पदों से मिलकर, बहुत से एक पद से मिलकर जुड़ा हुआ है। तो बहुत से पद हैं उसमें, जिसमें अचर पद भी लिखिए, अचर पद जुड़ा हुआ है, तो क्या है, वो बहुपद कहलाता है। उन बहुपदों में सबसे अचर की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, तो इसलिए ये क्या कहलाया, 2 घात बहुपद कहलाया। इसे हम और तरीके से भी लिख सकते हैं कि a² प्लस 2b प्लस c। तो इस तरह से भी ये क्या है कि ये अगर इस रूप में लिख जाए तो इसे भी हम क्या कहेंगे, 2 घात बहुपद कहेंगे। क्योंकि ऐसी कंडीशन में सवाल क्या है, तुम देखोगे कि केवल x वाला चर का है, y चर वाला सवाल है,
या ए चर वाला सवाल है। कभी कभी चर मिक्स हो जाएंगे, उसमें चर अलग एक ही सवाल में, एक ही बहुपद में एक से अधिक चर हो सकते हैं। तो लेकिन जब क्या देखेंगे हम, बड़ी घात देखेंगे तो बड़ी घात कितनी है, 2 है। तो इसमें ये भी क्या कहलाएगा, 2 घात बहुपद ही कहलाएगा। 2 घात बहुपद की श्रेणी में ही आएगा ये भी। या इसको हम या और सवाल लिखेंगे जैसे कि 4/5 a स्क्वायर प्लस 2/3। तो ये मैंने लिखा इस तरह से। तो ये परिमेय के रूप में है, क्योंकि कहा कि परिमेय के रूप में भी बहुपद होता है। तो ये क्या है, एक परिमेय बहुपद है, लेकिन अंतिम घात कितनी है, 2 है। और तो कितना घात बहुपद हुआ ये हमारा 2 घात बहुपद हो गया। कितने हो गया, ये 2 घात बहुपद हो गया। क्यों, क्योंकि अंतिम घात कितनी है, अधिक से अधिक घात कितनी है इसकी, 2 घात है। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, 2 घात बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, 2 घात बहुपद कहेंगे। या और भी लिख लेते हैं जैसे कि x² प्लस 3/2। तो यदि इसे देखें हम, तो इसे भी क्या है, इसमें भी अधिक से अधिक घात कितनी है, 2 घात है। तो इसमें इसे भी क्या कहेंगे हम, 2 घात बहुपद कहेंगे। लेकिन ये क्या है, परिमेय में है, तो इसमें 2 घात परिमेय बहुपद है। ये क्या हुआ, 2 घात परिमेय बहुपद हुआ। तो इस तरह से इसी कंडीशन में सवाल हमें आगे मिलेंगे प्रश्नावली में, जो फिर उसको हल करने में हमें क्या होगी, आसानी होगी। तो इसलिए हमें इन बहुपदों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। बहुपदों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है हमें। तीसरा हम देखें तो तीसरे बहुपद कौन से होंगे, तो वो कहलाएंगे 3 घात बहुपद। क्या होगा, 3 घात बहुपद। 3 घात बहुपद क्या होंगे, तो उनमें घात कितनी लग जाएगी, 3 घात लग जाएगी। जैसे कि 3x³ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 1। तो इस रूप में जो बहुपद होगा, कि उसकी जो सबसे बड़ी घात होगी 3, तो वो बहुपद क्या कहलाएगा, 3 घात बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 3 घात बहुपद कहलाएगा। वो भी तब जब बहुपद में सबसे बड़ी घात कितनी होगी, 3 होगी। तो वह बहुपद 3 घात बहुपद कहलाएगा। इसके अलावा अगर घात और भी बड़ी होती है, तो वह बहुपद जो कहलाएगा वो क्या है, वो 4 घात हो जाएगा, 5 घात हो जाएगा। तो इस तरह से कितनी भी घात का बहुपद हो सकता है, जहाँ बहुत से पदों से मिलकर एक पद इकट्ठा एक समीकरण बन जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। पर बहुपद 1 घात, 2 घात, 3 घात या इससे अधिक घात का बहुपद भी हो सकता है। लेकिन बहुपद का जब हम वो देखेंगे, साधारण रूप या मानक रूप देखेंगे बहुपद का, तो बहुपद की जो कंडीशन होगी, उस बात को खास करके ध्यान रखना कि देखिए, मैंने ये चीज़ें, ये सीक्वेंस में लिखी हुई चीज़ें हैं। देखिए, पहले सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, यहाँ सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी, यहाँ सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, और फिर सबसे छोटी घात। मैंने एक सीक्वेंस में लिखा है इन्हें इसलिए लिखा है क्योंकि यही इसका मानक रूप, साधारण रूप होता है बहुपद का। यदि इस रूप में लिखा हुआ नहीं है, यदि सवाल इस रूप में लिखा हुआ नहीं है, तो पहले हम उसे इस रूप में लिखेंगे। यानी कि ये कौन सा क्रम हुआ हमारा, अवरोही क्रम हुआ। क्या हुआ, अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में, यानी कि घटते क्रम में जब हम उसको लिख लेंगे, अवरोही क्रम का मतलब है घात का घटता हुआ क्रम। पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा पद। तो ये घटता हुआ क्रम का पद है। तो पहले हम उसे एक क्रम में लिख लेंगे, एक निश्चित क्रम में लिख लेंगे, तो भी वो क्या कहलाएगा, निश्चित रूप से मानक बहुपद कहलाएगा। तो लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो हम उसे आरोही क्रम में लिखें, या उसको आरोही क्रम में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम उसको, आरोही क्रम में। तो या तो आरोही क्रम होगा, यानी या तो बढ़ता क्रम होगा या घटता क्रम होगा, या तो बढ़ता क्रम होगा या घटता क्रम होगा, तभी वो पूर्ण रूप से एक साधारण मानक बहुपद कहलाएगा। तो सवाल को हम उसी कंडीशन में तभी हल करेंगे जब वह क्या है, या तो आरोही क्रम में लिखा होगा या अवरोही क्रम में लिखा होगा, या तो घटते क्रम में लिखा होगा या बढ़ते क्रम में लिखा होगा। यदि नहीं होगा लिखा हुआ, तो फिर क्या करेंगे, हम उसको बढ़ते क्रम में लिख लेंगे या घटते क्रम में उसको लिख लेंगे। यानी कि या आरोही क्रम में लिख लेंगे या फिर अवरोही क्रम में लिख लेंगे उसको हम, तभी वो क्या होगा, उसका मुख्य रूप से सही तरीके से रूप मानक रूप कहलाएगा बहुपद का। तो ये कंडीशन ध्यान रखनी है हमें। जो बहुपद के प्रकार होते हैं कि इन्हीं रूपों में हमें बहुपद क्या है प्रश्नावली में मिलने वाले हैं सवाल, इन्हीं बहुपदों के सवाल मिलेंगे और उनको हम आसानी से हल करेंगे। तो चलिए आगे वो बढ़ते हैं, इसमें और देखते हैं और क्या क्या कंडीशन हमें मिलने वाली है सवालों में। क्योंकि हम पहले कंडीशन को जान लेंगे तो सवाल को हल करने में कोई भी दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होने वाली है।
एक नोट पॉइंट और है यहाँ से कि जब जैसे कि लिखा हुआ 2x प्लस 3 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर इस तरह से लिखा हुआ है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये x ये है, इसको ध्यान रखिएगा, चर x में बहुपद, ये क्या कहलाएगा, चर x में बहुपद कहलाएगा। यदि इसके रूप में इसकी जगह क्या है y लिखा हुआ है, जैसे कि 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2, तो ये कहलाएगा चर y में बहुपद। ये ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में, कभी कभी सवाल बहुविकल्प में आ जाता है बोर्ड की क्लास में, तो कभी कभी पूछ लेता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये x चर में बहुपद है, क्योंकि इसमें जो चर है वो x है और इसमें जो चर है वो क्या है, y है। इसमें क्या चर है, y है, तो इसलिए ये क्या है हुआ, चर y में बहुपद, और ये क्या हुआ, x चर में बहुपद, क्योंकि ये इसमें चर x है और इसमें चर क्या है, y है। इन्हीं रूपों में हमें सवालों को हल करना भी होगा। नेक्स्ट कंडीशन हमें और क्या मिलेगी, देखो सवालों में, तो हमें मिलेंगे यहाँ से हमें शून्यांक। ये शून्यांक जब कोई बहुपद होगा, तो सबसे पहले मैं एक सवाल ले रहा हूँ, जैसे कि लिखा हुआ है कि 2x प्लस 1, तो चर x में बहुपद है, ये क्या है, चर x में बहुपद है, ये क्या हुआ, चर x में बहुपद है। यदि चर x में बहुपद है तो वो x का मान क्या होगा, x का मान, चर x के में बहुपद है तो x का मान 0 के लिए हम इसको हल करेंगे तो वह मान क्या होगा, लेकिन इससे नहीं समझिए। अब चर x में बहुपद है तो यानी कि इसको लिखेंगे 2x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से क्या है, हमें x क्या, इसका संपूर्ण मान क्या है, 0 है, वो किसके लिए है, x के किस मान के लिए क्या है, ये मान 0 है। तो देखिए इसको हम हल करेंगे तो 2x प्लस 1 बराबर 0 है, यानी कि 2x 1 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, और x बराबर जब इधर 2 लेके जाएंगे तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। तो x का मान क्या है, -1/2 है, कि x के चर x के -1/2 के मान के लिए ही ये क्या समीकरण इस रूप में हो जाती है कि उसका मान 0 हो जाता है। तो यहाँ से क्या है, चर x में बहुपद है, तो यहाँ सिंगल एक घात में x चर बहुपद था। तो ऐसे सवाल आपने 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, क्योंकि ये क्या है, एक चर समीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, एक चर रैखिक समीकरण। एक चर रैखिक समीकरण आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, क्योंकि एक चर रैखिक समीकरण में हमें x का मान निकालना होता है, या जो चर दिया होता है उसी चर का मान निकालना होता है, उसी चर के मान के लिए हम उसे ही क्या सिद्ध करते हैं कि अब क्या वो उसका मानक रूप में है या नहीं है। तो ऐसे सवाल क्या है, एक चर रैखिक समीकरण में थे जो 9th क्लास में आपने किए, या अभी हम इसमें जो करने वाले हैं, इसमें हाई स्कूल के गणित में भी है जो 2 चर रैखिक समीकरण है, वहाँ हम पढ़ेंगे 2 चरों में, लेकिन एक चर में आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं और 10th क्लास में 2 चर में दिया हुआ है, और 2 चर के अनुसार ही क्या है सवालों को उसमें हल भी करना होगा। चलिए और कंडीशन क्या मिलेगी हमें यहाँ से देखते हैं। बात कर रहे थे शून्यांकों के लिए, तो जब मैंने शून्यांक के लिए ये एक चर में लिखा तो एक चर का मान ये आया, तो ये जो चर का मान आया ये हमारा क्या आया, एक शून्यांक आया। इस समीकरण का इस मान का क्या है, ये एक शून्यांक आया। शून्यांक है x बराबर -1/2, तो इसका केवल एक शून्यांक आया। कि जब एक चर रैखिक समीकरण होगी, यानी कि एक घात बहुपद होगा, तो उसका केवल एक ही शून्यांक होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा बिल्कुल, कि जब एक घात समीकरण होगी, केवल एक घात समीकरण होगी, तो उसका शून्यांक क्या होगा, शून्यांक भी एक ही होगा। क्या होगा, शून्यांक एक भी होगा। देख लिए और देख लेते हैं, जैसे कि 4a माइनस के 2 है और बराबर में कोई संख्या लिखी हुई है 5 है, इस तरह से है। तो 4a माइनस 2 बराबर 5 है। जब हम इसको a के लिए हल करेंगे, क्योंकि ये क्या है, चर a में समीकरण, चर a में बहुपद है। ये क्या है, चर a में बहुपद है। जब चर a में बहुपद है तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो 4a बराबर 5 माइनस का इधर आके 2 प्लस का हो जाएगा, और क्या होगा 4a बराबर 5 और 2 कितने हुए, 7 हो गए, और a बराबर कितना हो गया, 7/4। जब 4 को इधर लेके जाएंगे तो भाग में जाएगा, तो a का मान क्या हो गया, 4 हो गया। जो यहाँ से a का एक शून्यांक, ये क्या हुआ, ये एक क्या आया, शून्यांक आ गया। देखिए एक ही शून्यांक आएगा हमेशा, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक घात बहुपद का हमेशा एक ही शून्यांक होगा। क्या होगा कि जब एक घात बहुपद होगी और एक चर रैखिक समीकरण होगी, तो उसका केवल एक ही शून्यांक आएगा। क्या आएगा, एक ही शून्यांक आएगा। जो हम शून्यांकों के बारे में इस बहुपद में ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे पढ़ने वाले हैं।
तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कि क्या क्या कंडीशन हमें मिलने वाली है प्रश्नावली में, कौन कौन सी कंडीशनों से हम गुजरने वाले हैं आगे, उन्हीं कंडीशनों के आधार पर हम सवाल को भी हल करेंगे। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझते रहिए, देखते रहिए, एकदम बेसिक से एक एक टॉपिक को क्लियर करके लेकर चलेंगे ताकि समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए अब अभी हमने देखा कि एक चर में या एक घात बहुपद में केवल एक ही शून्यांक था। अब लेते हैं यहाँ से दो घात बहुपद। अब कोई सवाल लेता हूँ मैं दो घात बहुपद का, दो घात बहुपद का कोई सवाल लेते हैं, जैसे 2x² प्लस 4x प्लस 2। तो 2x², चलिए इसी को ले लेते हैं, इसी से करते हैं, इसमें समझने में आसानी होगी। तो 2x² प्लस 4x प्लस 2, ये यहाँ से क्या है कि इसके अंतिम घात क्या है, दो घात है। जब इसकी दो घात है तो ये कैसा बहुपद हुआ हमारा कि चर x में, ये क्या हुआ, चर x में दो घात बहुपद। इस बात को ध्यान देना प्रत्येक सवाल में कि ये कौन से चर का है और कितने घात बहुपद है। तो ये चर x में दो घात बहुपद है, और जब ये दो घात बहुपद है तो इसके शून्यांक भी कितने होने वाले हैं, दो ही होने वाले हैं। इसके शून्यांक भी क्या होंगे, दो ही होंगे। ये ध्यान रखिएगा, इसके शून्यांक भी क्या होंगे, दो शून्यांक होंगे। शून्यांक दो कैसे होंगे, देखिए शून्यांक दो कौन से होंगे। अब दो शून्यांकों को कैसे निकल के आते हैं, क्या होते हैं शून्यांकों को हम कैसे निकालते हैं। तो दो घात, जैसे माना मैंने एक संख्या लिखी 4 है, 4 संख्या लिखी, तो 4 को अगर मैं गुणा में लिख दूँ, इसको 2 गुणा 2, तो यहाँ से दो रूप में लिखा गया इसको, तो यहाँ से मैंने इसको गुणनखंड कर दिए। तो ये जो कंडीशन बनी ये क्या कहलाई, गुणनखंड कहलाई। ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन क्या कहलाती है, हमारी गुणनखंड कहलाती है। क्या है ये, गुणनखंड। अब मैंने 4 के गुणनखंड कर दिए। जब मैंने 4 के गुणनखंड कर दिए, अब मेरे पास दो संख्या है, ये 2 और 2, इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। ऐसे ही यदि मैं दो संख्या ले लूँ, एक तो 4 ले लेता हूँ और एक 5 ले लेता हूँ, यदि इन दोनों की मैं गुणा कर दूँ तो ये मान कितना बन जाएगा, 20 बन जाएगा। तो ये दोनों गुणनखंडों से, इसके दो 20 के ये दोनों गुणनखंड थे, इसका एक गुणनखंड 4 था, इसका एक गुणनखंड 5 था। जब इन दोनों की मैंने गुणा की तो कितना बन गया, 20 बन गया। कितना बना, 20 बन गया है। जब ये 20 बन गया है यहाँ से, तो वही कंडीशन हम यहाँ भी करने वाले हैं कि जब दो शून्यांक बनेंगे, यानी कि अभी तक हमारे पास बन रहा था, जैसे कि एक शून्यांक बन रहा है, ये हमारा एक शून्यांक बन रहा है, ये एक ही शून्यांक बन रहा था, लेकिन अब आगे दो घात में है तो दो शून्यांक बनने वाले हैं। और दो शून्यांक बनने वाले वो कैसे हैं, समझ लीजिए, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि दो शून्यांक कैसे बनने वाले हैं। तो मैं इसको पहले बाद में करूँगा, दो शून्यांक बाद में बताऊँगा। पहले हम पहुँचते हैं कि ये कहाँ से बन गया है, कि वो दो शून्यांक थे तो कैसे। तो पहले हम इसको पहले थे वहाँ से कंडीशन में समझ लेता हूँ। देखिए मैंने माना कि x और एक पद x, जब x की मैं गुणा करूँगा, दो शून्यांक थे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। यदि मैं y और y की गुणा करूँगा दोनों की, तो कितना हो जाएगा, y² हो जाएगा। अब मैं 2x गुणा x की करूँगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। यहाँ से मैंने 3y गुणा 2y करूँगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, और y से y की y² हो जाएगा। ऐसे ही अब भी मैं इनके साथ अगर संख्या जोड़कर लिखूं कि x+1 और गुणा में x+2। अब मैं यदि इनकी गुणा करूं, अब मैंने पहले एक एक बहुपद, एक एक पद की गुणा की थी, लेकिन अब मैं दो पदों की गुणा कर रहा हूं कि दो पदों वाली गुणा करता हूं। जब दो पदों वाली गुणा करता हूं तब कंडीशन क्या बन जाती है, कि दो पदों की गुणा करता हूं तो कंडीशन क्या बन जाती है, क्योंकि हम कर रहे हैं बहुपद, हम जान रहे हैं बहुपद के बारे में। तो जब एक बहुपद था तो एक एक पद की गुणा कर रहे हैं तो वो एक पद में रहने वाला है, एक एक पद की गुणा कर रहे हैं तो एक पद में रहने वाला है। यदि दो दो पद की गुणा करेंगे, हम दो दो बहुपद की गुणा करेंगे तो उसमें बहुपद भी कितने बनने वाले हैं, देखिए जितनी संख्याओं में गुणा होती है, जैसे इसमें कितने, ये दो पद हैं, इसमें कितने, दो पद हैं, और दो और दो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, यहाँ से 4 पद बनने वाले हैं, बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल ही क्या है, 4 पद बनने वाले हैं। इसी से क्या बन जाएंगे, 4 पद, क्योंकि जब 2 और 2 की गुणा करेंगे तो कितने हो जाएगा, 4 पद हो जाएंगे। तो देखिए 4 पद इसमें कैसे हो जाते हैं, क्योंकि हम बहुपद के बारे में जान रहे हैं और बहुपद से शून्यांक पे। जब दो पदों की गुणा करेंगे
तो आपको पता होगा कि पहले इससे गुणा करें तो इन दोनों को करेंगे, तो x से x को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस 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 x से 2 को करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x। ऐसे ही अब 1 से करेंगे हम दोनों को, तो 1 से x को गुणा करेंगे, ये प्लस है ये भी प्लस, तो क्या हुआ प्लस, तो कितना हो जाएगा 1x, प्लस 1 से 2 को करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 1 2 3 4, देखिए कितने पद हैं इसमें 4, 2 यहाँ थे और 2 ही पद यहाँ पे थे, तो 2 दूनी 4, कितने पद हो गए 4 पद हो गए। जब 2 पदों की आपस में हमने गुणा की 2 पदों की, तो कितने पद हो गए 4 पद हो गए। अब इसकी जो कंडीशन है उसको हम खुद अपने तरीके से हल कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। वो कैसे, एक्स स्क्वायर यहाँ से 2x और 1x दोनों एक जैसे हैं, x वाले पद हैं, एक घात में पद हैं, तो क्या है जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे। यहाँ दोनों प्लस के हैं तो क्या हो गए जुड़ गए, तो कितना हो गया यहाँ से 3x और क्या बचा +2। तो यहाँ से ये कंडीशन बनी। आगे इसको अब हल करेंगे हम, तो आगे ना तो जुड़ सकता है ये ना ही घट सकता है। यदि इसको हल करेंगे तो हमारी कंडीशन क्या बन गई, अब ये बन गई। तो देखिए एक एक पद और 2 पद, जब 2 पदों की हम गुणा करते हैं तभी हमारे पास एक क्या बन के आता है, 2 घात बहुपद बनकर आता है। क्या आता है 2 घात बहुपद कब बनता है, जब हम 2 पदों की आपस में गुणा करेंगे, 2 पद वाले 2 बहुपदों की हम आपस में गुणा करेंगे, तब क्या बन जाएगा 2 घात बहुपद बन जाएगा। अगर हम घात वाले बहुपदों की गुणा करेंगे तो उतनी घात क्या है बढ़ जाएगी। यहाँ से हमने क्या किया, इसमें घात क्या थी, केवल एक घात थी, तो एक घात बहुपद वाले जो 2 पदीय बहुपद था, एक घात वाले 2 पदीय बहुपद, एक घात वाले 2 पदीय बहुपदों की जब हम आपस में गुणा करेंगे तो वह जो बनने वाला बहुपद है वो 2 घात बहुपद बन जाएगा। क्या बन जाएगा 2 घात बहुपद बन जाएगा। तो देखिए इसी के अनुसार क्या है, यहाँ से 2 घात बहुपद बना कि हमने एक एक घात वाले बहुपद 2 बहुपद लिए, एक एक घात वाले 2 बहुपदों की हमने गुणा की है कि x+1 और गुणा में क्या है x+2। जब इन दोनों की हमने गुणा की है तो हमारे पास बन गया x² + 3x+2। एक एक घात वाले 2 बहुपदों की जब हमने गुणा की तो बन गया 2 घात बहुपद। ऐसे ही 2 घात वाले बहुपद भी करते तो बन जाता 4 घात बहुपद। क्या बन जाता 4 घात बहुपद। क्योंकि मैंने अभी बताया कि जितने पद बहुपद में हैं उन पदों की संख्याओं की जब गुणा करें जितना, तो उतने ही बहुपद की संख्या भी बनेगी। कि 2 पद इसमें थे, 2 इसमें थे, 2 दूनी 4, यहाँ से भी देखिए 4 ही पद आए हैं। तो ये इसकी कंडीशन होती है कि जो बहुपद बन के आता है या पद बन के आता है। तो आप अपने तरीके से ही बहुपद बना सकते हैं, बिल्कुल भी सवाल को एकदम अपने तरीके से बनाकर हल कर सकते हो, जिससे कि तेज़ी से रिवीजन बढ़ जाता है और वह कैलकुलेशन बहुत तेज़ फास्ट हो जाती है। सवाल को देखते ही आप हल कर सकते हो और अपने तरीके से सवाल भी बना सकते हो। तो देख लीजिए जब मैंने x+1 और x+2 रखा तो मान क्या बन गया, डायरेक्टली हमारा x² + 3x+2 बन गया। तो डायरेक्टली अपने तरीके से इसको सोच सकते हैं। अब मैं इसी सवाल को लेता हूँ, देखिए आगे बढ़ते हैं। मैं इसी को ले रहा हूँ, क्या है x² + 3x+2। मैंने एक 2 घात बहुपद लिया। जब 2 घात बहुपद लिया तो यहाँ से हम क्या ज्ञात करने वाले हैं, शून्यांक। क्या ज्ञात करने वाले हैं हम, शून्यांक। तो इसके 2 शून्यांक निकल के आएंगे। क्या निकल के आएंगे, 2 शून्यांक। इसके 2 शून्यांक निकल के आएंगे। 2 शून्यांक कौन से थे, देखिए अभी हमने क्या किया था यहाँ से कि x+1 और x+2 इन दोनों को हमने गुणा में लिया था, 2 बहुपद वालों को, तो इनकी गुणा की थी तब ये मान बन के आया था। यदि इनको देखें तो ये इसके क्या है, शून्यांक हैं। ये इसके 2 शून्यांक है। क्या है, यही इसके 2 शून्यांक भी हैं और यही क्या है, इसके 2 गुणनखंड भी हैं। कि इस समीकरण के इस बहुपद के 2 गुणनखंड कौन से हैं, ये हैं। जैसे कि ये दोनों गुणनखंड किसके हैं, 2x² के। या 4 के 2 गुणनखंड कौन से हैं, 2 × 2, इस तरीके से। तो ये इसके गुणनखंड है और यही इसके शून्यांक भी है। यदि हम एक गुणनखंड ले लेते हैं पहला वाला, तो देखिए x+1 को हल करें तो 0, तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, -1। तो एक शून्यांक हमारे पास ये हो गया। ऐसे यदि इसको ले लें हम x+2 = 0, तो कितना हो जाएगा, x = -2। तो एक शून्यांक हमारे पास क्या हुआ, ये हुआ। तो इस तरीके से हम क्या है समीकरण के शून्यांक पता करेंगे। तो ये शून्यांक कैसे निकल के आएंगे समीकरण से, अब देखते हैं कि शून्यांक हम कैसे निकाल लेंगे समीकरण से। चलिए देखते हैं। हमारे पास शून्यांक हमने लिए थे x+1 और x+2। देखिए यही निकल के आने वाला है।
हमें क्या करना होता है, दो घात बहुपद वाले में जब शून्यंक निकलने आते हैं, सबसे पहले ध्यान देते हैं हम किस पर, बीच वाले बहुपद पर। किस पर ध्यान देते हैं, बीच वाले बहुपद पर, क्योंकि ये दो घात बहुपद है। अंतिम घात बड़ी घात कितनी है, दो घात है। तो जो एक घात वाला बहुपद है हम पहले उसको देखेंगे, जो x के गुणांक वाला पद है हम उसको देखेंगे। क्या है, एक घात वाला है या x के गुणांक वाला पद है, हम उसको देखेंगे। ये कितना है, 3x है। तो जब ये 3x है तो इस 3x के ऐसे टुकड़े करेंगे हम, इसके दो गुणनखंड करेंगे, वो भी किसके अनुसार। सबसे पहले हम यहाँ फिर यहाँ देखेंगे कि ये क्या इसके साथ कोई संख्या है, नहीं, इसके साथ कोई संख्या नहीं है, तो क्या है यहाँ 1 माना जाएगा। क्या होगा, 1x²। तो 1 है तो इन दोनों पदों की, दो घात वाले बहुपद और अचर पद, दो घात वाला बहुपद और अचर पद, दो घात वाला बहुपद और लास्ट का अचर पद, चाहे वो कहीं भी लिखा हो, तो इन दोनों की क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यानी कि जब इन दोनों की हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए कि x² और गुणा 2, जब इन दोनों पदों की गुणा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 2x²। ये कितना बना, 2x²। जब ये यहाँ से हमारे पास 2x² बन गया, तो अब इसके हम दो गुणनखंड करेंगे, इसके दो टुकड़े करेंगे, ऐसे दो टुकड़े जिन्हें या तो जोड़कर 3x हो जाए या घटाकर आपस में 3x हो जाए, लेकिन गुणा करें तो 2x² ही रहे। इसका मतलब ये है कि हम इसके दो गुणनखंड करेंगे। जैसे कि संख्या 6 है, तो 6 के दो गुणनखंड ऐसे कौन से होंगे जिनकी गुणा करके 6 ही बने, तो वो दो गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 3। तो 2 गुणा 3 की यदि हम गुणा करेंगे तो 6 ही बनेगा। ऐसे ही हम 2x² के गुणनखंड करें, जिससे कि क्या है, 2x² ही बने। तो 2x² ही बने तो क्या करेंगे कि यदि हम करते हैं इसको x² और गुणा x², क्योंकि अधिकांश बच्चे क्या करेंगे, ऐसे ही इसके गुणनखंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इसी रूप से इसके गुणनखंड कर लेंगे, और वह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अधिकांश बच्चे जो करते हैं दिक्कत, जो गलत कर लेते हैं सवाल को, इसी रूप में कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि गुणनखंड कैसे करने होंगे, इसको हम कैसे दो टुकड़ों में, दो फैक्टर में बांट लेंगे, जिससे कि इसके दो मान हो सकें। यही गलती भी करते हैं। तो यदि हम इनकी गुणा कर देंगे तो ये तो हमारे पास कितना हो जाएगा, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो x⁴ हो जाएगा। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो x⁴ हो जाएगा। तो यदि आपको ऐसी कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है, जिन बच्चों को ऐसी कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है, तो प्लीज़ कमेंट कर बता दीजिए कि हाँ हमें इस तरह से दिक्कत आती है, तो मैं उस टॉपिक को एक अच्छे बेस्ट तरीके से, यानी कि चर और अचर पद वाले की गुणनखंड कैलकुलेशन सरलीकरण एक बेस्ट तरीके से, बेसिक से बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा। एक वीडियो अलग बना देंगे उसकी, यदि आप मुझे कमेंट कर बताएंगे कि हाँ हमने इसको करने में, इसको हल करने में दिक्कत हो रही है, ऐसी कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है। तो जो बच्चे भी इसमें दिक्कत पाते हैं तो वो कमेंट कर बताइए कि क्या है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी एक अच्छे से कैलकुलेशन मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्री है, उसमें कोई चार्ज लगने वाला नहीं है। चलिए करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, इसके दो गुणनखंड, तो इसके दो गुणनखंड क्या बन जाएंगे, जिससे कि गुणा करके इतना ही हो जाए। तो इसके जो दो गुणनखंड करने वाले हैं तो वो तो यही बन सकते हैं कि या तो 2x और गुणा x, या दो की हम x से गुणा करें, दो की 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही रहेगा, बिल्कुल सही है। x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, x² हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई संख्या नहीं है तो क्या 1 माना जाता है। तो अब इनकी गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया हमारे पास, 2x² हो गया। क्या हो गया, 2x²। यदि इन दोनों को क्या करें, जोड़ लें, यानी कि क्या कर लें, 2x और प्लस x, यदि दोनों को जोड़ लिया जाए तो कितना हो जाएगा यहाँ से 3x। यही 3x हमें क्या है, बनाना था, यही 3x हमें बनाना था। तो देखिए दोनों को जोड़ रहे हैं तो क्या बनता है, 3x है। बस कुछ नहीं करना, इस वाले पार्ट को, इसी वाले मान को क्या है, इसके यहाँ रख देंगे हम। तो देखिए कि x² प्लस 3x और प्लस 2, ये गुणनखंड करने पर देखिए x² प्लस 3x के स्थान पे क्या रखेंगे हम, 2x + 1, तो यहाँ रख देंगे। सीधी सी बात है, यहाँ जो चिन्ह है, यहाँ जो चिन्ह है उस चिन्ह को भी खास करके ध्यान रखना है कि यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो वो चिन्ह से कोई छेड़खानी हमें नहीं करनी है, चिन्ह जैसा है वैसा ही रहने देंगे। तो अब आप इसके स्थान पे क्या रख देंगे, 2x + x और प्लस 2। ये चिन्ह जब चेंज आएगा माइनस में तो उसकी कंडीशन भी सवाल में देखेंगे, तब मैं बताऊंगा आसान तरीका कि सवाल में कभी गलत होगा ही नहीं।
तो ये है। अब इसको ब्रैकेट को अगर ख़त्म करते हैं यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस प्लस का हो जाएगा x और प्लस 2, जो कि प्लस में ही था। बस अब क्या है, दो दो पदों के जोड़े बनाएंगे, दो पदों का जोड़ा और दो पदों का जोड़ा। दो पद का जोड़ा हुआ। अभी इस पद में देखेंगे कि दोनों पदों में ऐसी कौन सी चर या संख्या है जिसे हम कॉमन ले सकते हैं या कोई संख्या से कर सकती है। तो x दोनों में ही है, हमने x कॉमन लिया, ब्रैकेट लगाया, यहाँ से x एक बाहर आएगा, तो x से जब इसे भाग करेंगे तो एक x कम हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचा, x बचा, प्लस x से इसे भाग करेंगे, क्योंकि भाग करते हैं जो चीज़ हम कॉमन लेते हैं फिर उससे उन्हीं पदों को क्या है, भाग करते हैं, विभाजित करते हैं। तो x से विभाजित करेंगे तो x से x कैंसिल, क्या बचा, 2 बचा, ब्रैकेट बंद। ऐसे ही अगले जोड़े में देखेंगे, ये प्लस है तो प्लस ही लेना है, यहाँ जो चिन्ह होगा वही चिन्ह यहाँ भी लेना है। यहाँ क्या बचा हमारे पास, यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं हम, तो दोनों में हो, तो दोनों में ऐसे नहीं है जो कॉमन हो, लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ 1 और यहाँ भी 1 से इसे गुणा हो रही होगी, 1 से इसे गुणा हो रही होगी, और ये मान इतना ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ से क्या ले लेंगे, 1। जहाँ कोई कॉमन ना दिखाई दे, जहाँ कोई कॉमन लेने की कंडीशन ना बने, तो सीधा है वहाँ से 1 कॉमन लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, 1 कॉमन लिया जाएगा। तो 1 कॉमन लिया, ब्रैकेट लगाया, जो मान जैसे है उसको वैसे ही लिख देंगे, x प्लस 2। बस अब 2 का जोड़ा ये, एक जोड़ा ये। अब देखेंगे 2 जोड़े बन गए, इस जोड़े में क्या है और इस जोड़े में क्या है, इसमें x प्लस 2, इसमें भी x प्लस 2। बस x प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया, बाहर लिया, यहाँ से क्या बचा, x और प्लस यहाँ से क्या बचा, 1। तो ये इसके क्या हो गए, 2 शून्यांक हुए। अब पहले पार्ट में से अब इसको हम हल करें तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। दूसरे पार्ट में से भी इसको हम हल करें तो x प्लस 1 बराबर 0 और x बराबर -1। ये हुए इसके 2 शून्यांक। और देखिए यही 2 गुणनखंड हुए जो हमने अभी जिन दो एक एक घात वाले बहुपद से इसको हल किया था। तो कंडीशन दोनों तरफ से हमें हल करनी है सवाल को। सवाल चाहे जिधर से भी आ जाए, अगर इस रूप से पूछे तब 2 घात बहुपद बन जाएगा, इस रूप से पूछे तब 2 घात बहुपद बन जाएगा। देखिए इस रूप से बचे तो 2 घात बहुपद बन जाएगा, या अगर 2 घात बहुपद दिया होगा तो शून्यांक पूछेगा, 2 घात बहुपद दिया होगा तो शून्यांक पूछेगा। तो 2 घात बहुपद को इस कंडीशन से हल करेंगे, उसके 2 गुणनखंड आ जाएंगे, उन दोनों गुणनखंडों से क्या है, 2 शून्यांक निकल आएंगे, क्या आ जाएंगे, 2 शून्यांक आ जाएंगे। तो इसी तरीके से हम आगे प्रश्नावली को हल करेंगे और प्रश्नावली के एग्जाम्पल हल करेंगे। तो आपको ये समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से बेसिक से आपने समझ लिया होगा। तो चलिए आज का वीडियो, आज की क्लास यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर इससे आगे बढ़ेंगे, आगे करेंगे, जो आगे आने वाले कुछ कंडीशन और हैं उन कंडीशन के बारे में जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए इस क्लास को यहीं रोकते हैं। तो क्लास देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए लगातार वीडियो में, प्रत्येक वीडियो में। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए, ताकि उन्हें भी क्या है, एक बेस्ट कंटेंट, एक बेसिक तरीके से हाई स्कूल का गणित सीखने को मिल सके। तो प्लीज़ आप अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा यदि पसंद आया है तो। और अधिक से अधिक जोड़िए ताकि एक बहुत बड़ा परिवार बन सके और हम अच्छे से बेसिक से कंटेंट को समझा सकें। उसके लिए आप कमेंट कीजिए ताकि हमें पता लगे कि आपने कितना सीखा। यदि कमेंट करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि आपने हमसे क्या सीखा है और हमें क्या बताने की और ज़रूरत है। तो और भी बेसिक से और भी अच्छे तरीके से हम आपको कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से समझा सकें, क्योंकि वही बताएंगे जो आप समझ सकते हैं। आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा, डाउटफुल क्लास रहेगी बिल्कुल, कि डाउट सारे क्लियर नहीं होते रहेंगे। चलिए आज का क्लास यहीं रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का स्वागत था। तो बस थैंक्स, जय हिंद।